हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। फाइनली जेके बैंक पीओ मेंस का एग्ज़ाम डन एंड डस्टेड हो चुका है यहाँ पे। तो एक आप रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा, चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा नहीं अच्छा रहा। आपको भी पता है कि अराउंड 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा था पीओ का, और 3500 बच्चा ही मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 500 इंटू 7 यानी 7% बच्चा इन हुआ है और 93% बच्चा बाहर हुआ है। तो अगर आप 7% में आ रहे हो तो ऑलरेडी आपने एक जो सक्सेस है वो तो ले ली है। अगर मेंस आपका नहीं भी होता तो आपके लिए जो प्लस है वो ये है कि आप बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपके पास दुनिया का सारा एक्सपीरियंस आपको इस एग्ज़ाम से मिल गया होगा। तो गाइस, अब हम बात करेंगे आज एग्ज़ाम की। उससे पहले का ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है। लेट होने का रीज़न का ये था कि मेरा जो सेंटर था एग्ज़ाम का वो अराउंड 200 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। पहले तो 4 घंटे का एग्ज़ाम एक ही सीट पे बैठ के देना और फिर 5 आवर्स का ट्रैवल करना, और 11 बजे मैं रात को घर पहुंचा तो काफ़ी मुश्किल था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एनालिसिस कर पाता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन लेट ही एनालिसिस का करेंगे, अच्छे से इसका एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, अब हम करते हैं इसका एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग की सेक्शन की। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 मार्क्स की जो 45 क्वेश्चन थे रीजनिंग के थे और 60 मार्क्स के थे, यानी हर 3 क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलने थे। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 1.33 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था। आज से पहले ऐसे नहीं होता था। आज से पहले ऐसे होता था कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते थे 30 मार्क्स के, और 15 क्वेश्चन आते थे 30 मार्क्स के। तो जिसका मतलब ये होता था कि 45 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के बन जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा और 2 नंबर के क्वेश्चन कौन से होंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो इक्वल यहाँ पे रही आपकी होगी। तो गाइज, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मॉडरेट यहाँ पे लेवल रहा रीजनिंग का। प्री के हिसाब से तो काफ़ी ऊपर था, लेकिन अगर आप आईबीएस का स्टैंडर्ड देखो तो इतना हाई लेवल रीजनिंग का यहाँ पे नहीं था। बहुत सारे रीजनिंग एक्सपर्ट होते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जिनकी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है उन्होंने क्योंकि टाइम 60 मिनट था तो 60 मिनट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा उन्होंने रीजनिंग में, ऐसा मेरा मानना है। अल्दो रीजनिंग मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट का यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या आया होगा रीजनिंग में, क्या क्या आया था। साइलोग्स आए थे 3 मार्क्स के, ये आप आई थिंक सबके हो गए होंगे 3 नंबर के। और उसके अलावा डायरेक्शन के क्वेश्चन थे 3 नंबर के। कोडेड इनइक्वालिटीज़ काफ़ी इजी थी गाइस। 5 मार्क्स की आई थी शायद, 4 या 5 मार्क्स की आई थी, एग्जैक्ट नहीं पता। 4 या 5 मार्क्स की आई थी कोडेड इनइक्वालिटीज़। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आई थी 5 मार्क्स की, और मशीन इनपुट आउटपुट भी 5 मार्क्स का आया था। किसी किसी को लॉजिक समझ आया, किसी को नहीं आया। यहाँ सिर्फ वावल्स का खेल था, मुझे भी समझ आ गया, लेकिन 10 मिनट लगे इसको सॉल्व करने में। उसके अलावा गाइज पजल्स की बात करते हैं आप, क्योंकि वो हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन पजल्स इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। एक पजल ट्रैप मुझे लगी, वो थी इंडोनेशिया जापान वाली। उसमें मैंने 5 मिनट लगाए, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी। फिर मैंने अपने ईगो पे इस बात को नहीं लिया और इसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो 5 मिनट वेस्ट करते करते कब 15 मिनट वेस्ट हो जाए आपको पता नहीं चलता। तो मैंने इंडोनेशिया जापान वाली जो पजल थी, जिसमें आपको 3 सिटीज़ के नाम दिए गए थे और 8 लोग थे, तो वो मुझे नहीं पता कितने एस्पिरेंट ने किया, लेकिन मैक्सिमम एस्पिरेंट को वहाँ पे ट्रबल हुआ है। उसके बाद गाइस एक लीनियर पजल थी, लीनियर पजल जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे, सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। वो आई थिंक इजी थी। वो 5 नंबर की पजल आई थिंक सबने करी होगी, वो मेरे से भी होगी। उसके अलावा तो गाइस एक पजल थी जिसमें 2 रोज थी, जिसमें ऊपर वाले यहाँ पे साउथ फेस कर रहे थे और नीचे वाले नॉर्थ। तो ये भी इजी थी, आई थिंक ये भी हो जानी चाहिए थी। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन वाली भी 5 नंबर की पजल थी, वो हमेशा मैं स्किप करता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैंने इंडोनेशिया वाली पजल में थोड़ा 5 मिनट वेस्ट नहीं किए होते तो शायद ये बन जाती। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जितना मुझे फीडबैक यहाँ से मिला है। उसके अलावा जो क्रिटिकल रीजनिंग थी वो भी 5 मार्क्स की आई, लेकिन वहाँ तक तो टाइम नहीं बचा पहुँच जाने का। लेकिन कुल मिला के जो मॉडरेट लेवल यहाँ पे आपको रीजनिंग का कहोगे और आप अपने अटैम्प्ट यहाँ पे बता सकते हो। लेकिन कुछ एस्पिरेंट हैं जिनके 30+ अटैम्प्ट यहाँ पे हुए हैं, 35 भी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, 1 2 3। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 23 के ऊपर अगर आपकी अटैम्प्ट है या 23 आपकी अटैम्प्ट है, ये गुड अटैम्प्ट है। ये है रीजनिंग की गुड अटैम्प्ट।
ये सभी का अगर मैं ओवरव्यू ले लूँ, क्योंकि कल से काफ़ी एनालिसिस आया है और काफ़ी बच्चों ने अपने बताए हैं कि कितने अटैम्प्ट रहे हैं, तो 23 प्लस अगर आपकी रीजनिंग के अगर अटैम्प्ट रहे हैं तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट है। मैंने 29 की अटैम्प्ट करी हैं रीजनिंग की, लेकिन 3 क्वेश्चन आई थिंक गलत हो गए हैं, तो आप 25 लगा सकते हो कि 25 के अटैम्प्ट आप मेरी लगा सकते हो गाइस। क्योंकि जो डायरेक्शन का यहाँ पे क्वेश्चन था, डायरेक्शन का 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम यहाँ पे जो बनाई थी, वहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ था जैसे L@m ब्रैकेट में 15, तो वो मैंने एज इट इज़ लिया, यहाँ पे 15 लिया, यहाँ पे 20 लिया, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ प्लस माइनस भी करना था। ऐसे कुछ यहाँ पे अगर 15 लिखा है तो आपको 18 लेना था, कहीं भी अगर हैश है वहाँ पे अगर 17 है तो आपको 14 लेना है। तो मतलब वैल्यूज़ में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है 3-4 मीटर्स की, जो मैंने नहीं की, मैंने एज इट इज़ ले लिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन इतने ध्यान से पढ़ा नहीं, और बाद में जब तक मैं रियलाइज़ करता थोड़ा टाइम निकल गया था। तो आई थिंक यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन थे जो फ्री के मार्क्स आपको देने वाले थे, वो मैंने अपनी गलती के कारण यहाँ पे 3 मार्क्स यहाँ पे गंवाए हैं, जिसका रिग्रेट है, लेकिन ये चीज़ें अब सोचने का फ़ायदा नहीं है। अब हम चलेंगे दूसरी सेक्शन की तरफ। यहाँ पे जो सेक्शन है जीके, जो हमें देखने को मिलता है कि जो जीके की सेक्शन होती है वो पहले आती है, लेकिन इस बार वो सेकंड नंबर पे आई है, तो ये भी एक नई चीज़ आज देखने को मिली है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रीजनिंग के, और मिनट आपको 35 यहाँ पे मिले थे, तो काफ़ी टाइम होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस में। तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, आपको मैं हमेशा बताता हूँ। एक तो यहाँ पे होता है करंट अफेयर होता है, एक बैंकिंग अवेयरनेस होती है, और एक स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक का मुझे नहीं लगता आज कुछ पूछा गया, शायद 1-2 नंबर का कुछ पूछा गया हो, एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन नहीं पूछा गया कुछ। करंट अफेयर जो लगता है हम सबको कि ऑलमोस्ट 75 से 80% पेपर तो करंट अफेयर का आएगा। ये प्रिडिक्शन कभी कभी गलत प्रूव हो जाती है, जो गलत ये है, क्योंकि ये कल गलत प्रूव हुई है। 75 से 80% पेपर करंट अफेयर से नहीं आया है। बैंकिंग का बहुत पूछा गया है, बैंकिंग का, आरबीआई का, एसबीआई का काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड थे, इसलिए आपको कहा जाता है कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का करंट में बहुत चीज़ें चल रही हैं। और अगर जिन बच्चों ने आरबीआई असिस्टेंट का मेंस दिया है, मैंने नहीं दिया लेकिन कुछ बच्चों ने दिया था, उन्होंने कहा था कि जो जीके की सेक्शन है हमें बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी, तो अगर आप जेके बैंक का एग्ज़ाम देने जाओगे तो बैंकिंग थोड़ा देख के जाना। तो आई थिंक जिन्होंने उनका फीडबैक लिया होगा उन्हें थोड़ी बैंकिंग भी देखी होगी और स्कोर यहाँ पे अच्छा किया होगा। तो गाइज़ अगर बात की जाए तो, क्योंकि अगर ये बात की जाए जीके की, तो लगभग बुरा हाल आप कह सकते हो सबका है, क्योंकि बैंकिंग को कोई इतना फोकस नहीं करता। सभी ने जीके पढ़ी हुई थी लास्ट 5-6 मंथ्स की, और बहुत अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन काफ़ी कम क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के देखने को मिले, और मैक्सिमम यहाँ पे बैंकिंग का देखने को मिला। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गाइज किए हैं 34, और आप हिसाब लगा सकते हो कि 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे गलत होंगे, क्योंकि गाइज अगर मैं जीके में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ, कभी कभी अगर मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन में से एक आंसर हो सकता है, तो फिर मैं रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि 50% रिस्क मुझे लगता है ले लेना चाहिए। अगर आपके 8 में से 4 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो मतलब ये है कि आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे, 3 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो लीव करने से अच्छा है कि अगर आपको थोड़ा डाउट है, आप जीके में कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। तो आप भी अपने यहाँ पे अटैम्प्ट बता सकते हो, तो हमें थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि जीके की सबकी अटैम्प्ट कितनी रही है। अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ, अगर आपकी 20 मार्क्स आपको लगता है आपके जीए में बन जाएंगे तो अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ पे 18 भी बनते हैं तभी मैं आई थिंक अच्छे मार्क्स हैं आउट ऑफ 40, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा थी। तो मैंने बच्चे ऐसे भी देखे जिनके मतलब रीजनिंग के जो 35 करके आए, लेकिन उनके जीके के 10 to 12 क्वेश्चन हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आपको ओवरऑल देखना है कि आपकी जो अटैम्प्ट है कैसी रही है। 18 से 20 क्वेश्चन अगर आपने जीए में किए हैं तो आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो गाइस ये सेक्शन है इंग्लिश ने भी आज मुझे तो सरप्राइज़ किया है। सरप्राइज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी हम इंग्लिश सोचते हैं मेंस लेवल की इंग्लिश, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है आरसी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। क्योंकि अगर आप जितने भी मेंस देखोगे आईबीपीएस के, वहाँ पे मेंस में मतलब अगर 40 मार्क्स का मेंस है तो 25 मार्क्स के तो आपको खाली पैसेज ही देखने को मिलते हैं। 3 पैसेज आ जाएंगे, 2 10 मार्क्स के आ जाएंगे, एक 5 मार्क्स का आ जाएगा, या क्लोज टेस्ट आ जाएगा। तो मतलब रीडिंग की आपको हैबिट होनी चाहिए इंग्लिश की मेंस में। ऐसा आईबीपीएस ट्रेंड फॉलो करता आया है, लेकिन ये आज फेल हो गया, क्योंकि आज ये ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है।
तो कुछ भी यहाँ पे प्रिडिक्टेड नहीं कह सकते बैंकिंग में क्या कुछ प्रिडिक्ट आप कर सकते हो क्या नहीं, क्योंकि सिर्फ 7 नंबर की यहाँ पे आरसी आज पूछी गई थी और बाकी 33 मार्क्स का पेपर, बाकी जो 33 मार्क्स का पेपर टोटल 35 क्वेश्चन थे, यानी 28 क्वेश्चन में आरसी नहीं थी और सिर्फ 7 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आरसी देखने को मिली है। गाइस आरसी बेशक टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें एक्यूरेसी रहती है आपकी। अगर आपके 10 क्वेश्चन है ना आरसी के, अगर आप अच्छे से पढ़ के उसको करोगे तो आप 8 नंबर आपके उसके बन जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एरर्स सॉल्व कर रहे हो या फिल इन दी ब्लैंक्स कर रहे हो, ये जल्दी जल्दी आपके हो जाएंगे 30 सेकंड में, लेकिन में गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं हो, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये भी एग्ज़ाम अच्छा कर दिया होगा। इंग्लिश का 35 क्वेश्चन हैं तो 30 या 26, 27, 28 करे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने करे होंगे। फिर यही है कि हर आदमी का अपना स्ट्रांग पॉइंट होता है, अपना वीक पॉइंट होता है। कुछ ने इंग्लिश में 30 तो कर दिए होंगे, लेकिन रीजनिंग मैथ के उनके 20 भी नहीं हुए होंगे, तो किसी ने उनके ज़्यादा किए होंगे तो इंग्लिश के उसको लग रहा होगा 15 आएंगे। तो कुल मिला के आपको जो सभी सेक्शन है उनका जब ऐड अप होगा तो सही आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पे यहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर गाइज मैं अपना बताऊँ, मैंने इंग्लिश के यहाँ पे किए हैं 27 क्वेश्चन, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसके कितने मार्क्स बनेंगे, क्योंकि इंग्लिश का कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि अगर 18 से 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के बन जाते हैं मार्क्स, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये इंग्लिश के यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इससे ज़्यादा हम एनालाइज नहीं करेंगे इंग्लिश को, अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन का एनालिसिस, और वो है आज की आखिरी सेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मेरी फेवरेट सेक्शन है। अगर ये नहीं हो तो शायद कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम मेरे लिए क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो गाइस अब बात करेंगे इसमें क्या क्या आया और क्या क्या नहीं आया। इसमें आप लगा सकते हो हिसाब, 35 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट हैं और 60 ही मार्क्स, 60 मिनट नहीं है 45 मिनट हैं और 60 मार्क्स हैं, तो लगभग 1.7 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो अगर आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हो, मैं आपको अपना एक इजी तरीका बता देता हूँ कि अगर आप मान लेते हैं आपने 26 क्वेश्चन सही किए हैं, 4 गलत किए हैं, तो आपके एक नंबर के हिसाब से अगर आप अपने नंबर लगाओगे तो आपके नंबर बनेंगे 25। ठीक है गाइज, 26 माइनस 1 कितना हो गया 25। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 35 कर दो, आपके अपने मार्क्स बन जाएंगे जो आपके क्वांट के हैं। तो ये ईजीएस्ट मेथड है, आप लगा के अपना हिसाब लगा सकते हो कि आपके क्वांट के कितने नंबर बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वांट का आज क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वांट इतना डिफ़िकल्ट यहाँ पे देखा नहीं गया, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव ज़रूर था, काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर यहाँ पे था क्वांट का। क्वांट की बात की जाए, यहाँ पे सबसे पहले बार ग्राफ आया था, 5 मार्क्स का बार ग्राफ, परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया था बार ग्राफ। तो ये इजी था, ये 5 मार्क्स आप ले सकते थे, थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर था लेकिन हो सकता था। उसके बाद गाइस बात करेंगे डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट पूछा गया था गाइस, ये काफ़ी कैलकुलेटिव था डबल पाई चार्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई चार्ट दिए गए थे, उसमें कुछ वुमेन और मेन की टिकट के रेट्स भी लिखे हुए थे। पार्क की जो एंट्री थी शायद वुमेन की 5 रुपीज़ थी और जो मेल्स मेंबर थे उनके 25 थी, या उसका ऑपोजिट था, ऐसे कुछ था। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ड्राइव करना था और वैल्यूज़ भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो मतलब ये 5 मिनट में ये आप डीआई नहीं कर सकते थे, चाहे आपकी कितनी भी स्पीड हो, लेकिन ये डूएबल था, मतलब किया जा सकता था। ये जो डीआई था वो डूएबल था, किया जा सकता था। उसके हम बात करेंगे थर्ड डीआई की, वो था एक्सपेंडिचर और सेविंग का। एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये था थर्ड डीआई। ये मैंने नहीं किया, खाली यही डीआई मैंने छोड़ा है, और जिसने किया है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन लगभग आपको 9 मार्क्स दिला सकते हैं। उसके बाद गाइस बात करेंगे केसलेट की। केसलेट गाइस काफ़ी इजी थी, 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो केसलेट में सब कुछ ही गिवन था, सब कुछ इंटरकनेक्टेड था, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू आ रही थी, फिर तीसरी, कुछ ए और बी दिए गए थे यहाँ पे, और कुछ मैनेजर थे, कुछ शायद क्लर्क थे, उनकी सैलरीज शायद दी हुई थी, ऐसा कुछ था। ये 3 क्वेश्चन इजी थे, आई थिंक आपने इसको पढ़ लेना चाहिए था अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि ये इजी था। ये 3 क्वेश्चन आप 3 मिनट में कर सकते थे। उसके बाद हम गाइज बात करेंगे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन की। क्वांटिटी बेस्ड की, तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी मैथ में 5 आपको देखने को मिले, काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पे थे। और अर्थमेटिक बिल्कुल भी मेंस लेवल नहीं था, प्री लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। और अप्रोक्सीमेशन तो 3-4 मार्क्स की आई है, तो ये तो
देख के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि सेक्शनल कट ऑफ की अब टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ही आ गई है, तो ये मार्क्स कहीं यहाँ पे जाने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने एवरेज देखा जाए मैथ कैलकुलेटिव था, लेकिन ऐसा पेपर था जो किया जा सकता था। तो कुल मिला के मेरी मैथ की अटैम्प्ट यहाँ पे रही है 28 की, लेकिन अगर मैं उन्हें एवरेज देखूँ तो 18 अटैम्प्ट 17 से लेके 19 तक जिनकी अटैम्प्ट है मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी सबकी 100% ही रहती है। अगर 90% 90 और 100 के बीच रहती है तो काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट आपकी यहाँ पे मैथ की होगी, अगर आपने 17 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के यहाँ पे किए हैं। 17 क्वेश्चन करने का गाइस ये मतलब है कि आपके 30+ मार्क्स यहाँ पे आपके बनने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 30+ या 29+। तो गाइस अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे भी था और लेटर भी था। काफ़ी बच्चों ने पैनिक किया है डिस्क्रिप्टिव में, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरा सेंटर तो कालू चक बना था, और जिन बच्चों का कालू चक बना था आप उनसे पूछ सकते हो कि वहाँ पे लाइट चली गई थी 5-7 मिनट के लिए, तो सिस्टम सबके बंद हो गए थे वहाँ पे। तो फिर वापस से सबको लॉगिन करना पड़ा। किसी का लॉगिन जल्दी हुआ, किसी का लेट हुआ, जिस वजह से टाइमिंग आगे पीछे होगी। जो मेरे साथ एस्पिरेंट बैठे हुए थे वो मेरे से 5-7 मिनट आगे थे, और मैं उनसे 5-7 मिनट पीछे था। अभी मैं मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन कर रहा था कि बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर दिया था, और वो टक टक उन्हें लगा रही थी, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। और जब मेरा 7 मिनट का पेपर रहता था तो बच्चे काफ़ी 80% जो बच्चे थे उनके पेपर ख़त्म हो चुका था, और बाहर जा रहे थे, शोर कर रहे थे। तो इस चीज़ का थोड़ा इम्पैक्ट रहा साइकोलॉजिकल, तो ये चीज़ रही है यहाँ पे। लेकिन बाकी जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एसे एंड लेटर राइटिंग, तो बच्चों का कुछ स्पेस बार की काम नहीं कर रही थी, इंटर काम नहीं कर रहा था किसी का कीबोर्ड, किसी का। तो एक पैनिक मच गया था, कुछ शोर हुआ था वहाँ पे, तो थोड़ा माहौल पैनिक वाला हो गया था, जिस वजह से जो डिस्क्रिप्टिव है बच्चों का इतना अच्छा यहाँ पे रहा नहीं है। मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ। जिनकी प्रिपरेशन हाई लेवल की होगी मैं फिर मान के चल रहा हूँ उनका तो अच्छा हुआ ही होगा, लेकिन एक कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे आई है। और डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करूँ, लेटर में मुझे नहीं पता आपने क्या किया और ऐसे में क्या किया। मैंने जो ऐसे यहाँ पे किया था वो स्लीपिंग आवर्स पे किया था, 6 to 8 आवर्स। यहाँ पे मेरी वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स ऊपर चली गई थी जितनी दी गई थी, और लेटर की शायद 20 से 30 कम रह गई थी, तो इस हिसाब से रहा है। और मैंने तो एक गलती भी कर दी है कि मैंने अपना लेटर में नाम और एड्रेस भी लिख दिया, जो मुझे फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसे गलती होती है। अगर आप XYZ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस चीज़ का कोई पंगा पड़ सकता है या नहीं। बाकी गाइस आई थिंक डिस्क्रिप्टिव का इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पास तो आई थिंक सबको वो यहाँ पे कर ही देंगे। डिस्क्रिप्टिव में अगर आपने थोड़ा बता लिखा वहाँ पे होगा तो वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन उसके मार्क्स हाँ ऐड तो ज़रूर होंगे यहाँ पे। गाइस हम बात करेंगे ओवरऑल हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ कितना जा सकता है और गुड अटैम्प्ट कितनी है। गाइस गुड अटैम्प्ट की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं गाइस एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा उसने 100 क्वेश्चन किए और दूसरा बच्चा उसने भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। एक ने 70 क्वेश्चन जीके और इंग्लिश से किए हैं, और 30 क्वेश्चन उसने कंबाइंड मैथ और रीजनिंग से किए हैं, और इसने 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के कंबाइंड किए हैं और 50 इंग्लिश और रीजनिंग के किए हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि इसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन आपको पता है लगभग 1.7 मार्क का है, और रीजनिंग का लगभग 1.33 का है, और जीके का सिर्फ 1 मार्क का है, और इंग्लिश का 1.1 अप्रोक्सीमेटली इतने मार्क्स का है। तो जिसने मैथ और जिसकी रीजनिंग की अटैम्प्ट होगी क्वेश्चन की ज़्यादा तो उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और जिसकी इंग्लिश और रीजनिंग की अटैम्प्ट ज़्यादा होगी उसके इसके कंपैरेटिवली मार्क्स थोड़े कम होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन की जो वेटेज है वो सिर्फ 1 मार्क्स है या 1.1 मार्क्स है। इसलिए अटैम्प्ट पे बताना कि गुड अटैम्प्ट कितनी है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन के जब मार्क्स ही बराबर नहीं हैं तो बताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बात करूँगा खाली कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करूँगा गाइस तो 80 से 85 रहेगा नहीं, मतलब मुझे लगता है रह सकता है अगर मैं डिस्क्रिप्टिव को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूँ, मतलब डिस्क्रिप्टिव को अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँ। अगर आपके 80 से 85 के बीच आपको लगता है आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम देने के बाद आप इंटरव्यू के बारे में सोच सकते हो और उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव का अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो इसमें आप 10 मार्क्स आप ऐड कर सकते हो, 10 से 11 मार्क्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन 80 से 85 विदाउट डिस्क्रिप्टिव अगर आपको लगता है आपके बन रहे हैं तो आई थिंक आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा रहे हो।
ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम देना है, फिर आप उसके बारे में सोच सकते हो। एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑलरेडी आप 7% एस्पिरेंट में आ चुके हो, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये एक्सपीरियंस आपको बीए बैंकिंग एसोसिएट के लिए काफ़ी हैंडी रहेगा आपके लिए, तो आप प्रिपरेशन अपनी उसकी स्टार्ट कर सकते हो गाइस। तो यही था ये आज का एनालिसिस।